So good afternoon students. अब एक्सरसाइज में जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं. So we have already completed till question number 6. Question number 6 में जो सेकंड पार्ट है वो बाकी रह गया. Okay. In the last lecture I forgot to solve the second part. तो क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट में क्या लिखा है? How much does the resistance change if the diameter is doubled? सिक्स्थ का जो सेकंड पार्ट है वो आगे ही आपको कंटिन्यू करना है. हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल? सो रेजिस्टेंस इज, क्या लिखेंगे हम? इसको सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं है. रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. But what is area? Area is pi d square by 4. तो इसमें पाई और 4 तो हमेशा क्या है? कांस्टेंट है. तो एरिया किसकी वजह से चेंज होगा? d स्क्वायर की वजह से. तो प्रोपोर्शनैलिटी में कांस्टेंट चीजें हम लेते नहीं है. ठीक है. रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. मतलब अगर एरिया हाफ हुआ तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? डबल. एरिया डबल हुआ तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? हाफ. एरिया ट्रिपल हुआ तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? 1/3. तो जो भी एरिया में होगा उसका उल्टा क्या होगा? रेजिस्टेंस में होगा. अब एरिया एक्चुअली होता क्या है? व्हाट इज एरिया? एरिया इज पाई d स्क्वायर बाय 4. सो एरिया की जगह में पाई d स्क्वायर बाय 4 लिख सकते हैं, बट बाहर प्रोपोर्शनैलिटी है. तो कौन सी चीजें लिखनी है जो कांस्टेंट नहीं है? तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या नहीं है? पाई कांस्टेंट. यहाँ पे कांस्टेंट क्या चीजें हैं? पाई और 4. तो पाई और 4 लिखने की जरूरत नहीं है. क्या लिखेंगे? d स्क्वायर. सो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू 1/, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. सो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर. एरिया की जगह पाई बाय 4 d स्क्वायर पूरा नहीं लिखना है, जो चीजें चेंज होती है वो लिखना है. सो अगर आप डायमीटर बढ़ाओगे तो एरिया बढ़ेगा और रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. पर यहाँ पे क्या है? d पे स्क्वायर है. तो आपको बोला अगर डायमीटर डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस पे क्या होगा? एरिया डबल करते तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता? हाफ हो जाता. ठीक है. पर डायमीटर डबल कर रहे हैं तो एरिया क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा. तो एरिया क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा. किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर आप डायमीटर डबल करो तो इसका एरिया क्या हो जाता है? 4 टाइम्स हो जाता है. तो अगर एरिया 4 टाइम्स हो गया है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा. देखो समझो, एरिया को अगर, डायमीटर को अगर आप डबल कर रहे हो तो एरिया इससे क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स. ठीक है. डायमीटर डबल तो एरिया क्या? 4 टाइम्स, क्योंकि डी पे क्या लगा है? स्क्वायर. तो 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4. और अगर एरिया 4 टाइम्स होगा तो रेजिस्टेंस तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है. तो क्या हो जाएगा? 1/4. तो क्या लिखना है? सो व्हेन diameter is doubled, resistance becomes 1/4 of its original value. diameter डबल किया तो 2 का स्क्वायर हो गया 4. ठीक है. तो 1/4 आ गया. रेजिस्टेंस becomes 1/4 of its original value. क्लियर? तो ये डायरेक्ट आंसर करना है. अगर आपको बोला होता है डायमीटर ट्रिपल हो रहा है तो 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9. तो यहाँ पे 1/9 आता. ठीक है. अगर आपको बोला जाता है डायमीटर हाफ हो रहा है तो हाफ का स्क्वायर 1/4. तो 4 का चला जाता ऊपर. तो कितने टाइम्स हो जाता? 4 टाइम्स हो जाता. आपको बोला था कि डायमीटर डबल करने पे रेजिस्टेंस में क्या चेंज आएगा? सो रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. सो रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डायमीटर. नाउ क्वेश्चन नंबर 7th इज अ ग्राफ. 7th क्या है? ग्राफ है. तो वो हम लास्ट में करते हैं. वैसे ग्राफ में से प्लॉटिंग ही करनी है हमें, तो भी हम उसको लास्ट में करते हैं. ठीक है. तो कल के लेक्चर में मैं वो ग्राफ वाला क्वेश्चन करवाऊंगा. अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में.
सिक्स के सेकंड पार्ट में से आपको इतना ही करना है कि अगर रेजिस्टेंस डबल हुआ तो डायमीटर डबल हुआ तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1/4 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। यहाँ पे खत्म। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, when a 12 volt battery is connected across an unknown resistor, बैटरी का पोटेंशियल कितना दिया है, 12 वोल्ट। इट इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रेजिस्टर, आर हमें पता नहीं है। देयर इज अ करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर, कितना करंट है, 2.5 मिली एम्पियर। So 2.5 into 10 raised to minus 3 ampere. 2.5 milliampere. So 2.5 into 10 raised to minus 3 ampere. Current आ गया. Find the value of resistance. ठीक है, मिली means 10 raised to minus 3 मैंने आपको लिखवाया था. क्या फाइंड करना है, रेजिस्टेंस। V equals to IR. Therefore R equals to V by I. What is V? 12. What is I? 2.5 into 10 raised to minus 3. Okay? ये डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर क्या चला जाएगा, 0। 120 अपॉन 25। 10 raised to minus 3 ऊपर जाएगा तो 10 raised to 3। 25 120 by 25, so 4.8 into 10 raised to 3। 10 raised to 3 मतलब 1000। अगर आपको मल्टीप्लाई करना हो तो कर सकते हो, 4800 ओम। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ओवर हियर, 4800 ओम। क्वेश्चन नंबर 9, a battery of 9 volt is connected across is connected in series with resistors 0.2 ohm, 0.3 ohm, 0.4 ohm, 0.5 ohm and 12 ohm. ठीक है, a battery of 9 volt is connected in series. All these resistors are in series. How much current will flow through the 12 ohm resistor? तो देखो कैसा होगा कि 5 रेजिस्टर्स है, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 एंड 12। इस टाइप का सर्किट होगा। तो इसके अक्रॉस कितने वोल्ट की बैटरी है, 9 वोल्ट की। तो 12 लास्ट वाले रजिस्टर से कितना करंट पास हो रहा है ये पूछा है। सिर्फ मैंने आपको समझ आया इसलिए सर्किट ड्रॉ किया, सर्किट ड्रॉ करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। लास्ट 12 ओम से कितना करंट पास होगा, ये 0.2 है, ये 0.3 है, ये 0.4 है और ये 0.5। सो जितना करंट सर्किट में होगा, सीरीज में करंट क्या रहता है, सेम रहता है। सीरीज में तो करंट सेम है। सो जितना करंट यहां से पास होगा उतना यहां से पास होगा, उतना यहां से, उतना यहां से और उतना ही 12 से। मतलब अगर हमें सर्किट का करंट आई मिल जाए तो हमें 12 ओम के अक्रॉस भी करंट मिल जाएगा, क्योंकि जो करंट सर्किट में होगा वही करंट यहाँ पे फ्लो होगा। तो ये सिर्फ किस लिए दिया है, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है। फाइंड द करंट अक्रॉस 12 ओम। आपको करंट कौन सा फाइंड करना है, पूरे सर्किट का, बिकॉज द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, द सेम करंट विल पास थ्रू दिस 12 ohm resistor। ओके, current which is flowing through the circuit, the same current will pass through this 12 ohm resistor because all the resistors are in series. series में करंट चेंज होता नहीं। तो अब ये I निकालने के लिए हमारे पास इस सर्किट का वोल्टेज तो है 9, बट इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस नहीं है। तो पूरे सर्किट का क्या निकालना है, पहले आपको रेजिस्टेंस निकालना है। पूरे सर्किट के रेजिस्टेंस के लिए सबको ऐड कर देंगे बिकॉज ऑल आर इन सीरीज। 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 and 12. 0.2, 0.3, 0.5, 0.9, 1.4 and 12, 13.4 ohm। ओके, टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया, 13.4 ohm। I equals to V by R। I क्या है, V by R, 9/13.4। 9/13.4। रिमूव दिस डेसिमल, सो ऊपर क्या चला जाएगा, 0। 90/134।
0 पॉइंट अगर आप डिवाइड करोगे 9 34 6 4 नहीं 7 4 28 2 carry 7 is 21 and 2 23 2 carry 9 6 ठीक है। I equals to क्या होगा P by R, so 9 by 13.4 0.64 is 24 2 carry 6 is 18 into 0 2 carry 804 960 0.67 ampere. Okay, so in this question what was asked, there are 5 resistors 0.2 0.3 0.4 0.5 and 12. You were asked to find the current passing through this 12 ohm resistor. तो 12 ओम से जितना करंट फ्लो होगा उतने ही पूरे सर्किट में होगा, तो सर्किट का ही करंट निकालना है हमें। सर्किट का करंट निकालने के लिए आपके पास वोल्टेज होना चाहिए, सर्किट का सप्लाई वोल्टेज, पोटेंशियल, एंड यू शुड आल्सो हैव द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। सो हमारे पास रेजिस्टेंस नहीं था, सीरीज में सबको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। फाइंड करा I equals to V by R, we got the answer. So write these 3 numericals. This one was made and write 8th and 9th. Okay, pause the video here and write this. ओके, एक्सरसाइज में आपको कुछ क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट मार्क करके ही रखना है। सो कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं अभी तक? क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4, देन क्वेश्चन नंबर 10 जो अभी हम करने वाले हैं। 1, 3, 4, देन क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का मीनिंग समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार मीनिंग क्लिक हो गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन इज हाउ मैनी 176 ओम रेजिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन अ 220 वोल्ट लाइन। ठीक है, हाउ मैनी 176 ओम रेजिस्टर्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन अ 220 वोल्ट लाइन। तो ये क्वेश्चन समझने के लिए पहले ये इमेजिन कर लो कि आपके पास n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स हैं। यू हैव n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, बहुत सारे रेजिस्टर्स हैं आपके पास, पर उन रेजिस्टर्स की सबकी वैल्यू कितनी है? 176 ओम। हमारे पास एक ही वैल्यू के बहुत सारे रेजिस्टर्स हैं, वो वैल्यू कौन सी है? 176 ओम। अब आपको बोला है एक सप्लाई लाइन है, एक सप्लाई लाइन है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 220 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 220 वोल्ट। मोस्टली जो रेजिडेंशियल एरियाज होते हैं उसमें कितना पोटेंशियल सप्लाई होता है? 220। इंडस्ट्रीज में जो हैवी इंडस्ट्रीज है उधर 440 सप्लाई हो सकता है, बट रेजिडेंशियली हमारे घर पे कितना वो पोटेंशियल आता है? 220, जो कि फिक्स है। आपको बोला एक सप्लाई लाइन है 220 वोल्ट, बट इसमें आपको करंट फ्लो करवाना है 5 एम्पियर। करंट फ्लो करवाना है 5 एम्पियर। तो करंट क्या होता है? V by R होता है। तो करंट हमेशा किस पे डिपेंडेंट हो गया? वोल्टेज अगर फिक्स है तो रेजिस्टेंस को अगर हम कम ज्यादा कर पाए, कम ज्यादा कैसे कर सकते हैं? रेजिस्टर्स लगा के। तो ये क्वेश्चन क्या है? देयर इज अ सप्लाई लाइन जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है 220 वोल्ट, उसमें करंट हमें कितना फ्लो करवाना है? 5 एम्पियर। सो पोटेंशियल हम लिख लेते हैं 220 वोल्ट, करंट हमें चाहिए 5 एम्पियर। 5 एम्पियर करंट लाने के लिए इस सप्लाई लाइन में, ठीक है, for this current to be equal to 5 ampere, the resistance of this supply line should be, R का फॉर्मूला क्या होता है? V by I। Resistance is potential upon
करंट, वोल्टेज कितना है 220, करंट कितना चाहिए हमें 5, करंट हमें 5 चाहिए। तो करंट 5 लाने के लिए हमारे पास रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए 44 ओम। इतना याद रखो पहले। क्वेश्चन क्या था, हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन अ 220 वोल्ट लाइन। सो देयर इज अ सप्लाई लाइन, सपोज देयर इज अ वायर जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों एंड्स का 220 वोल्ट। करंट हमें कितना चाहिए 5। अब करंट 5 लाने के लिए अगर करंट इसमें से 5 फ्लो हो रहा है तो उसके लिए उसमें रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए 220 बाय 5 करेंगे तो 44। हमारे पास रेजिस्टर 44 ओम का है नहीं है, हमारे पास 176 ओम के बहुत सारे रेजिस्टर्स हैं बट 44 ओम का रेजिस्टर नहीं है। तो हमें 176 ओम के रेजिस्टर्स से कितना रेजिस्टेंस लाना है 44। तो रेजिस्टेंस हमें क्या करना है डिक्रीज करना है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करने के लिए हम इन रेजिस्टर्स को कैसे लगाएंगे पैरेलल में लगाएंगे। आपको क्वेश्चन में लिखा ही हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी दिस मच। सो हमें चाहिए 44, हमें पता चल गया। तो आपका क्वेश्चन ये है कि कितने 176 ओम के रेजिस्टर्स आप पैरेलल में लगाओगे जिससे इतना रेजिस्टेंस आ जाए। इतना रेजिस्टेंस अगर आ गया यहाँ पे तो करंट अपने आप कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। सपोज n resistors of 176 ohm are connected in parallel. Okay, so 1 by R equals to 1 by R1 plus 1 by R2 plus up to 1 by Rn। हमें पता नहीं है कितने रेजिस्टर्स हैं तो n ले लिया, ठीक है। हमें इक्विवेलेंट कितना चाहिए पैरेलल में, यही फॉर्मूला आता है। हमें इक्विवेलेंट कितना चाहिए 44। हमारे पास जितने भी रेजिस्टर्स हैं ऑल दोज रेजिस्टर्स आर इक्वल टू 176 ओम। सो R1 भी कितना है 176, R2 इज ऑल्सो 176 अप टू n टाइम्स। कितने टाइम्स आया ये n टाइम्स आया ये, एक बार, दो बार, तीन बार। अब हमारे पास n रेजिस्टर्स है तो कितनी बार आएगा n टाइम्स। देयरफॉर 1 by 44 इक्वल्स टू, यहाँ पे सब में जितने भी रेजिस्टर्स होंगे सब में नीचे क्या होगा 176 होगा। सो 176 विल बी द एलसीएम हियर। सपोज दो रेजिस्टर्स होते तो 1 + 1 होता 2, तीन रेजिस्टर्स होते तो 1 + 1 + 1 कितना होता 3। कितने रेजिस्टर्स हैं n है। सो 1 को अगर आप n टाइम्स ऐड करोगे तो आंसर क्या रहेगा n। 1 को 3 टाइम्स ऐड करो तो 3, 1 को 4 टाइम्स ऐड करो तो 4। सो 1 when added n times it will be equal to n। सो n आपका कितना आ गया 176 यहाँ पे आएगा डिवाइडेड बाय 44, 44 4 सा। सो कितने रेजिस्टर्स लगाने पड़ेंगे 176 ओम के 4। क्लियर। फिर से देखते हैं क्वेश्चन क्या था, हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टर्स। हमारे पास 176 ओम के रेजिस्टर्स हैं are required to carry 5 एम्पियर on a 220 वोल्ट लाइन। तो एक सप्लाई लाइन है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट है। इसमें 5 एम्पियर करंट आने के लिए रेजिस्टेंस कितना चाहिए था 44, हमने निकाल लिया कि अगर करंट 5 है so रेजिस्टेंस शुड बी 44। बट वी हैव रेजिस्टर्स ऑफ वैल्यू 176 ओम। So 1 by R, suppose n resistors are connected. So 1 by R equals to this is the formula. Equivalent कितना चाहिए 44, बाकी सब कितने 176 up to n times। सब में नीचे 176 होता तो 176 एलसीएम। अगर यहाँ पे दो रेजिस्टर्स होते तो 1 + 1 2 आता, तीन होते तो 1 + 1 + 1 3 आता। बट रेजिस्टर्स कितने n है तो 1 को n टाइम्स ऐड करेंगे तो क्या आएगा n आएगा। n क्या हो जाएगा 176 by 44 मतलब 4। तो कितने रेजिस्टर्स लगाने हैं 4। क्लियर। चलो पॉज द वीडियो here and write this।
अब क्या करते हैं, अब हम लोग 11th क्वेश्चन की जगह पहले 12th करते हैं फिर 11th करते हैं, बिकॉज 12th इज सिमिलर टू 10th। तो 12th को भी आईएमपी मार्क करना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12th, आफ्टर 12th आई एम गोइंग टू सॉल्व 11th, ओके। 12th देखो, several electric bulbs designed to be used on a 220 volt electric supply line। हमारे घर में जो बल्ब लगते हैं वो सब 220 वोल्ट पे वर्क करने के लिए डिजाइन होते हैं, ठीक है। जब डिजाइन किया जाता है तो प्रॉपर पोटेंशियल पे वर्क करने के लिए डिजाइन किया जाता है। वो पोटेंशियल होता है डोमेस्टिक बल्ब्स के लिए 220 वोल्ट। So several electric bulbs designed to be used on a 220 volt electric supply line are rated 10 watt. How many lamps can be connected in parallel with each other across the two wires of 220 volt line if the maximum allowable current is 5 ampere? Same. देखो फिर से बता, there is a supply line जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 220 वोल्ट। कितना पोटेंशियल डिफरेंस है 220 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस अगर 220 वोल्ट है और यहाँ पे हमें करंट, सप्लाई लाइन में पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स है 220, हमें करंट चाहिए 5 एम्पियर, ओके। सो पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट, करंट नीडेड इज 5 एम्पियर, ओके। R, if current is 5 एम्पियर तो यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस कितना चाहिए, जैसे पिछले क्वेश्चन में करा था सेम वैसे ही 220 by 5, हाउ मच 44 ओम, ओके। ये कंडीशन सेम है जैसे 10th क्वेश्चन में थी वैसे ही 12th क्वेश्चन में। देयर इज अ सप्लाई लाइन whose potential difference is 220 वोल्ट, करंट शुड बी 5 एम्पियर। सो अगर करंट 5 एम्पियर हो तो उसके लिए रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए 44। लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास डायरेक्टली रेजिस्टर्स थे, बट अब हमारे पास रेजिस्टर्स नहीं है। रेजिस्टर्स की जगह क्या है, बल्ब है। क्या है, बल्ब है। बल्ब में भी क्या होता है, रेजिस्टेंस तो होता ही है। कोई भी अप्लायंस हो रेजिस्टेंस तो होगा ही, बल्ब में बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होता है बेटा। बल्ब में क्या है, रेजिस्टेंस है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में डायरेक्टली रेजिस्टर्स दिए थे, अभी हमको क्या दिया है, बल्ब दिया है। तो बल्ब को अगर हम पैरेलल में लगाएंगे तो हम इतना रेजिस्टेंस ला सकते हैं, बट उससे पहले एक बल्ब का कितना रेजिस्टेंस है वो पता होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन में तो हमें पता था कि वो रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टर है, उसका रेजिस्टेंस 176 ओम है। इस क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली एक रेजिस्टर नहीं दिया है, हमें बल्ब दिया है, बट बल्ब में भी रेजिस्टेंस होता है, तो बल्ब का रेजिस्टेंस हमें यूज करना है। बट यूज करने से पहले वी शुड नो व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ वन बल्ब। So for that, power of bulb is how much, 10 watt, ठीक है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, उससे पहले लेट रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब बी आर डैश। बल्ब का रेजिस्टेंस क्या लेते हैं, आर डैश। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है P इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर। पावर किसकी है, बल्ब की है, तो फॉर्मूले में रेजिस्टेंस किसका होना चाहिए, बल्ब का होना चाहिए। तो बल्ब का रेजिस्टेंस क्या है, आर डैश, ठीक है। P इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर डैश। फॉर्मूला हमने क्यों लगाया, बिकॉज वी शुड नो द रेजिस्टेंस ऑफ वन बल्ब। हमें पहले ये तो पता होना चाहिए कि एक बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है। सो P इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर। आर नहीं ले सकते क्योंकि आर तो पूरे सप्लाई लाइन का रेजिस्टेंस है, हमें बल्ब का रेजिस्टेंस लेना है, तो उसका सिंबल हमने क्या लिया है, आर डैश। उतने ही पोटेंशियल में वर्क किया है 220 में, बस यहाँ पे आर डैश निकाल दो, तो आर डैश क्या हो गया, वी स्क्वायर बाय पी। वी स्क्वायर 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाय पावर कितना है 10, 4840 ओम। एक बल्ब का रेजिस्टेंस है 4840 ओम। हमें सप्लाई लाइन में अगर रेजिस्टेंस 44 ओम मिला तभी उसमें से 5 एम्पियर करंट फ्लो होगा, वरना फ्लो नहीं होगा। तो आपको यही पूछा है कि कितने बल्ब आपको पैरेलल में लगाने पड़ेंगे जिससे कि इसमें 5 एम्पियर करंट फ्लो हो।
5 एम्पीयर करंट फ्लो करने के लिए रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा 55। सो सपोज n bulbs are connected in parallel. Okay, so 1 by r equals to 1 by r1 r2 होता है, बट r1 r2 की जगह पे यहाँ पे बल्ब लगाना है। बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है, r डैश है, हर एक बल्ब का r डैश है। तो r1 r2 की जगह पे 1 by r डैश प्लस 1 by r डैश प्लस अप टू n टाइम्स ले लेते हैं, ठीक है, डायरेक्टली। r1 r2 r3 लिखने की जगह r डैश क्यों लिखा, क्योंकि पैरेलल में क्या कनेक्ट हो रहा है, बल्ब कनेक्ट हो रहा है, और बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है, r डैश। अब हमें इक्विवेलेंट कितना चाहिए, 44, r डैश कितना है 4840 प्लस अप टू n टाइम्स। ओके, अब इसके बाद यहां लिख जाते हैं। सो 1 by 44 इक्वल्स टू, यहां पे एलसीएम क्या हो जाएगा, सब में 4840 हो जाएगा। LCM will be 4840. 1 when added n times, 1 को जब n टाइम्स ऐड करेंगे तो हमने लास्ट क्वेश्चन में जैसे देखा 1 को अगर 2 बार ऐड करते तो 2 आता है। when it is added 3 times answer is 3, so when it is added n times answer is n. So what is n? N is 4840 divided by 44. 44 1 1 0. So n is 110. So how many bulbs should be connected in parallel? 110 bulbs. ठीक है, सेम क्वेश्चन था। 220 वोल्ट लाइन पे 5 एम्पीयर करंट चाहिए था, तो हमें उस चीज के लिए रेजिस्टेंस कितना लाना पड़ेगा, सप्लाई लाइन में 44। बट हमारे पास अब रेजिस्टर नहीं है, बल्ब है, तो बल्ब का रेजिस्टेंस यूज करना पड़ेगा। उसके लिए बल्ब का रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। सो लेट रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब बी आर डैश। पी और बी है हमारे पास, आर डैश निकालना होगा, यही फॉर्मूला होगा। P इक्वल्स टू बी स्क्वायर बाय आर डैश। एक बल्ब का रेजिस्टेंस मिल गया हमें, ठीक है, एक बल्ब की पावर थी ये, आर डैश मिल गया। सपोज ये आर डैश 4840 आया, कम करके कितना लाना है 44, तो पैरेलल में ही लगाना पड़ेगा। सपोज n बल्ब्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। सो 1 by 44 इक्वल्स टू दिस 4840 LCM, 1 when added n times equals to n, so n is 110. Okay, pause the video here and write this. Question number 14th, sorry 11th. I'm sorry, question number 11th. 11th एक हमने बाकी रखा था। Show how would you connect 3 resistors. आपके पास 3 resistors हैं, each of 6 ohm. तीनों resistors, आपके पास 3 resistors हैं, तीनों की वैल्यू कितनी है 6 ohm, 666. So that the combination has a resistance of 9 ohm. 6 ओम के रेजिस्टर्स को हम कैसे कनेक्ट करें, 3 रेजिस्टर्स को, तीनों को यूज करना है, और कितना लाना है 9। अगर मैं तीनों को सीरीज में कनेक्ट करूं तो 6 प्लस 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। वो तो नहीं कर सकते। तीनों को पैरेलल में करूं तो 6 by 3 मतलब 2 हो जाएगा आंसर, तो भी नहीं कर सकते, हमें 9 चाहिए। तो 9 के लिए क्या करेंगे, देखो, फॉरगेटिंग 9 ओम, आपको सिर्फ सर्किट ड्रॉ करना है। ओके, तो रेजिस्टर्स को कैसे कनेक्ट करेंगे मैं आपको बताता हूं। 2 6 ओम के रेजिस्टर्स को पैरेलल में इस टाइप से, 2 6 ohm resistors in parallel and with
this 1/6 ohm in series। तो इससे क्या इफेक्ट हुआ, देखो ये दो 6 ओम कैसे हैं, पैरेलल में हैं, क्योंकि यहां से करंट इसमें दोनों में डिवाइड होगा। तो ये दो 6 ओम का रिजल्टेंट क्या आएगा, 1/6 प्लस 1/6 इक्वल्स टू 1/r डैश होगा। सपोज इन दोनों का रिजल्टेंट r डैश है, सो 2/6 इक्वल्स टू 1/r डैश, r डैश कितना आ जाएगा 6/2 मतलब 3। इन दोनों का इफेक्ट कितना है 3 ओम, मतलब इन दोनों की जगह पे मैं एक 3 ओम का रेजिस्टर लगा सकता हूं। तो वो 3 ओम और ये 6 ओम कैसे होंगे, सीरीज में। तो 3 + 6 कितना हो जाएगा 9। इन दोनों का नेट इफेक्ट हमने देखा 3 ओम है। सो इन प्लेस ऑफ दीज टू आई कैन कनेक्ट, यू कैन इमेजिन देयर इज अ रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 3 ओम। तो ये दोनों ऐसा इमेजिन करो कि दोनों यहाँ पे नहीं है, इसकी जगह पे 3 ओम है। सो दैट 3 ओम एंड दिस 6 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज, 3 + 6 is 9। तो इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट कितना होगा 9। तो आपको सिर्फ यही ड्रॉ करना है, कोई भी इसका कैलकुलेशन बताना नहीं है। स्टिल मैंने आपको बता दिया है, बट आपको एग्जाम में बताने की जरूरत नहीं। सेकंड आता है 4 ओम के लिए कैसे रखना है, देखो 4 ओम के लिए दो सीरीज में और इन दोनों के साथ एक पैरेलल में। सिक्स ओम, 6 ओम एंड 6 ओम, इससे 4 मिलेगा। अब कैसे मिलेगा वो देखते हैं। देखो ये दोनों 6 कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में है, यहां अंदर तो कोई पार्टीशन है नहीं। तो ये 6 का मतलब क्या हो गया, 12 हो गया इन शॉर्ट। तो 6 + 6 इनका रिजल्टेंट कितना है 12 है। तो इन दोनों की जगह आप ऐसा मान सकते हो कि यहाँ पे 12 ओम का रेजिस्टर है। क्लियर, दो 6 ओम सीरीज में है, मतलब क्या है, एक 12 ओम है। दैट 12 ohm and this 6 ohm are in parallel, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट विल बी 1 by इन दोनों का इक्विवेलेंट 12 और ये पैरेलल में है 6। 12 और 6 का एलसीएम 12, 12/6 2, 3/12 1/r आया। तो r क्या हो जाएगा 12/3, दैट मींस 4 ओम। ये इसका इक्विवेलेंट, तो इसका इक्विवेलेंट कितना होगा 4। कैसे, इन दोनों का 12 हो गया, that 12 and this 6 are connected in parallel, तो उसका भी इक्विवेलेंट फाइंड करोगे, you will get answer as 4 ohm. Okay, so write this, just draw these two. Okay, so today I am keeping the lecture till here and tomorrow I will complete this chapter because only few questions and give reasons are remaining. So today I am keeping the lecture till here, जिससे कि काफी messed up ना हो जाए सब कुछ। आज जितने important questions करे हैं वो सब फिर से आपको एक बार लिखने हैं, ठीक है। जितने भी न्यूमेरिकल्स आप कर रहे हो फिजिक्स में वो वापस से आप एक बार रिपीट करो, भी बिना देखे रिपीट करो, ठीक है। क्योंकि फिजिक्स में अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आगे जाके बोर्ड्स तक तो आप लोग सब भूल चुके होंगे। तो इट्स बेटर कि अभी आप समझो, फिर बिना देखे एक बार उसको लिखो, कंसेप्ट समझो। डाउट है तो मुझे कांटेक्ट करो, अगर डाउट कुछ मेजर डाउट है तो मैं उसे नेक्स्ट लेक्चर में एड्रेस करूंगा, ओके। बट इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कांटेक्ट मी इफ यू हैव एनी डाउट। और क्लास के साथ थोड़ा पैरेलल भी चलो, ओके। थैंक यू।